नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर। दीपक इकोनॉमिक्स के इस चैनल पर दोस्तों आप सभी का स्वागत है। दोस्तों इस चैनल पर मॉर्निंग में हम डिस्कस करते हैं डेली इकोनॉमी न्यूज़। आज है डेट 24 जुलाई। आई होप आप सब दोस्तों ने अब तक न्यूज़पेपर पढ़ लिया होगा। मॉर्निंग में सबसे पहला काम यही करते होंगे। तो दोस्तों आज के न्यूज़पेपर में कुछ न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। बेसिकली एक न्यूज़ तो है जो इकोनॉमिक टाइम्स में मैंने पढ़ा, उसमें एक न्यूज़ तो है जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम होता है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम करके एक भारत सरकार प्रोग्राम चलाती है दोस्तों। तो इसके बारे में कई बार एग्जाम में पूछा गया है। थोड़ा सा हम इसके बारे में ब्रीफ में डिस्कस करेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं करेंगे, ठीक है। एक दूसरा है ना, यूएस की इकोनॉमी को लेकर एक न्यूज़ है कि वहाँ पर सॉफ्ट लैंडिंग होगी कि हार्ड लैंडिंग होगी। तो इसके हार्ड लैंडिंग या सॉफ्ट लैंडिंग जो इकोनॉमी का कंसेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों हम बढ़ते हैं हमारी फर्स्ट न्यूज़ रिगार्डिंग एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। तो हम न्यूज़ पर बढ़ें उससे पहले अगर आपको ये न्यूज़ जो मेरे द्वारा ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, अगर आपको पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेन चीज़ है सब इसको शेयर करने का। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट इसका बेनिफिट ले सकें। तो दोस्तों फर्स्ट न्यूज़ आप देख सकते हैं, ये इकोनॉमिक टाइम्स की आज की न्यूज़ है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट फेयर बेटर इन पॉवर्टी रिडक्शन। जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है उन्होंने पॉवर्टी रिडक्शन में अच्छा परफॉर्म किया है। तो ये पूरा मैटर क्या है, एक मिनट में हम इसको शॉर्ट में देख लेंगे। तो अभी लेटेस्ट में मैंने आपको पढ़ाया था कि एक नीति आयोग आप सब जानते हो, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसने प्लानिंग कमीशन जो योजना आयोग था उसका स्थान लिया था पहले। तो इसने एक नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जारी किया था। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जारी किया था। इसके बारे में हमने डिटेल में देखा था। क्या किया था, डिटेल में हमने इसको एनालिसिस किया था। उसके पहले यूएनडीपी का भी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स आता है जो पूरी वर्ल्ड के लिए आता है, वो भी हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हमारा उद्देश्य ये एमपीआई को डिस्कस करना नहीं है, लेकिन इस न्यूज़ के माध्यम से एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट जो प्रोग्राम है उसके बारे में जानना है। तो ये इन्होंने क्या किया था, ये नेशनल एमपीआई का एक डेटा रिलीज किया था। इस डेटा में इन्होंने कहा था कि 2015-16 से लेकर 2019-21 ये 5 साल में 5 ईयर में देश में लगभग 13.5 करोड़ 13.5 करोड़ पीपल जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में है उससे बाहर आ गया। मतलब अब 13.5 करोड़ लोग, गरीबों की संख्या कम होगी देश में। तो एक अच्छी न्यूज़ थी इंडिया के लिए, जिसकी तारीफ की जानी चाहिए थी कि भाई इंडिया ने काफ़ी अच्छा प्रयास किया कि देश के जो गरीब लोग हैं उसको गरीबी रेखा से ऊपर उठाने के लिए। ठीक था मुद्दा। अब इसमें 13.5 करोड़ लोग हैं, तो ये केवल पूरे इंडिया के कई सारे स्टेट ने बढ़िया परफॉर्म किया होगा। तो सबसे ज़्यादा यूपी में है ना, जो गरीबी रेखा से बाहर हुए नंबर के वाइज, परसेंटेज वाइज बिहार में हुए। सबसे ज़्यादा परसेंटेज वाइज जो गरीबी रेखा से बाहर निकले वो बिहार में निकले। तो ऐसे ही दोस्तों डिस्ट्रिक्ट में भी तो होगा ना, कौन सा डिस्ट्रिक्ट ने कितना अच्छा परफॉर्मेंस किया। तो आज की ये न्यूज़ कहती है कि जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है ना और नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट है, तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट ने अच्छा परफॉर्मेंस किया, वहाँ ज़्यादा गरीबों की संख्या में कमी आई है। तो अब मैटर ये नहीं है, मैटर ये है कि ये जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है बेसिकली इसके बारे में हम यहाँ पर जानना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो आप न्यूज़ देख ले सकते हैं, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट फॉर बेटर इन पॉवर्टी फेयर बेटर इन पॉवर्टी रिडक्शन। ये नीति आयोग का जो इंडेक्स था उसके बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब हमारा उद्देश्य है जो इसके बारे में जानना, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। देखो नाम से कंफ्यूज नहीं होना, नाम एस्पिरेशनल है लेकिन ऐसा क्या बात है इसमें, इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे दोस्तों। तो जो एडीपी प्रोग्राम है ना, बेसिकली ये 2018 में 2018 में नीति आयोग ने लॉन्च किया था। नीति आयोग ने क्या लॉन्च किया था, जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है। बेसिकली अगर इसके नाम से दो चीज़ें तो विशेष स्पष्ट होती है, एक तो ये प्रोग्राम है, दूसरा इसमें डिस्ट्रिक्ट की कुछ बात है। तो दोस्तों क्या ना, भारत में लगभग 700 से आसपास डिस्ट्रिक्ट हैं टोटल इंडिया में आज की डेट में। लगभग मैं कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं बता रहा, मुझे कोई इसका कंफर्म नहीं, लेकिन 600 से 700 के बीच में इंडिया में स्टेट डिस्ट्रिक्ट है। हर डिस्ट्रिक्ट अलग अलग स्थिति होती है। कई डिस्ट्रिक्ट डेवलप है, लेकिन कई डिस्ट्रिक्ट भारत में क्या है, बहुत ज़्यादा गरीब है या बहुत ज़्यादा बैकवर्ड है, जहाँ पर सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर बहुत कम है। सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर में ये डिस्ट्रिक्ट क्या है, पिछड़े हुए हैं। सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर का मतलब जैसे सेक्स रेशियो, जैसे कि एजुकेशन का लेवल, जैसे कि हेल्थ का लेवल, जैसे कि न्यूट्रिशन लेवल। तो ये ऐसे पिछड़े हुए राज्य हैं जहाँ पर शिक्षा का स्तर बहुत नीचा है, स्वास्थ्य की सुविधाएं बहुत अच्छी नहीं है,
जो बच्चों में न्यूट्रिशन का लेवल है वो अच्छा नहीं है। तो ऐसे जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट की पहचान करी और ऐसे टोटल 112 डिस्ट्रिक्ट को पहचाना, जिनको क्या कहा गया, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कहा गया। भाई काले को काला नहीं कहते, उसको श्याम मोहन कहते हैं ना, बस यही बात है। यहाँ पे ये पिछले जिलों को पिछला नहीं कहा, उनको क्या कहा, एस्पिरेशनल। ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, आगे बढ़िया परफॉर्म करेंगे। तो वही बात है, क्या फैंसी नाम दे दिया। बेसिकली ये सबसे बैकवर्ड, भारत के पूरे सबसे बैकवर्ड 112 जिलों की पहचान की गई। जैसे कि आप लोग जानते हैं, अपने अपने राज्य में हम सब जानते हैं कौन सा डिस्ट्रिक्ट ज़्यादा बैकवर्ड है। जैसे कि एमपी में बात करें तो एमपी में जो ट्राइबल एरिया है, जैसे झाबुआ हो गया, धार हो गया, अलीराजपुर हो गया, ये बहुत बैकवर्ड एरिया है। इसके बाद में हम राजस्थान में बात कर लें, हमारे तो 12 जैसे शहर के बाउल एरिया है, करौली, धौलपुर, ऐसे ये बैकवर्ड एरिया में गिनती होती है इनकी। ऐसे यूपी में, स्पेशली यूपी में जाओ तो पूर्वांचल का एरिया, बुंदेलखंड का एरिया, वहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट है वो अन्य डिस्ट्रिक्ट से पिछड़े हुए हैं। ऐसे आप महाराष्ट्र में चल जाओ तो जो महाराष्ट्र में उधर छत्तीसगढ़ से इनसे बॉर्डर टच होती है, गढ़चिरौली, ये बहुत पिछड़े हुए हैं। ऐसे ही हर राज्य में कोई ना कोई जो डिस्ट्रिक्ट है ना वो बाकी डिस्ट्रिक्ट की तुलना में पिछड़े हुए हैं। तो भारत सरकार ने क्या किया, जो ऐसे 112 डिस्ट्रिक्ट जो सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर में पिछले हुए हैं उनको एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का, और ये प्लान बनाया कि भाई अब इनको डेवलपमेंट करने के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। क्या किए जाएंगे, डेवलपमेंट के लिए विशेष एफर्ट किए जाएंगे। कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो क्या होगा, सबसे पहले तो कन्वर्जेंस होगा। देखो भारत सरकार कई सारी स्कीम चलाती है आज की डेट में, हर इस डिपार्टमेंट की अलग अलग स्कीम है, एक डिपार्टमेंट को दूसरे डिपार्टमेंट को पता नहीं होता। तो कन्वर्जेंस का सिस्टम मतलब होता है सभी स्कीम को एक साथ करो, सभी स्कीम को एक साथ मिलाओ। जैसे नरेगा में मजदूरी का काम होता है, तो पीडब्ल्यूडी क्या करती है, रोड बनाती है, तो दोनों को कन्वर्ट कर दो। तो ऐसा जितने भी स्कीम्स हैं ना उनको कन्वर्ट करो। फिर यहाँ पर मॉनिटरिंग बढ़ाओ, साथ में कुछ एक्स्ट्रा फंडिंग भी करो, ताकि ये जो डिस्ट्रिक्ट है ना, ये जो बाकी डेवलप डिस्ट्रिक्ट की तुलना में के लेवल पर आ सके और डेवलप कर सके। तो कुल मिला के इतनी सी बात थी, इससे ज़्यादा बात हमको जानने की आवश्यकता नहीं है। आप देख सकते हैं एस्पिरेशन जो डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है, इसके बारे में 2-3 सिंपल क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कितने डिस्ट्रिक्ट शामिल है, कौन चला रहा है, क्या ऑब्जेक्टिव है, बस इतनी सी बात है। और मेंस में पूछिए तो 50 वर्ड में पूछ सकते हैं, इससे ज़्यादा इसका लेवल नहीं है। तो लॉन्च बाय नीति आयोग कब किया था, जनवरी 18 में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसको लॉन्च किया गया था। ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो 112 मोस्ट अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट है ना, बहुत कम विकसित जिले हैं पूरे इंडिया में, उसको क्या करना, क्विकली इफेक्टली उनको ट्रांसफॉर्म करना, मतलब उनको डेवलप करना। जहाँ पर क्या पुअर सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर है, हेल्थ का स्तर अच्छा नहीं है, एजुकेशन का स्तर अच्छा नहीं है, ऐसे डिस्ट्रिक्ट को डेवलप करना, कुल मिला के ये ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, अब मैं तो राजस्थान से हूँ, तो राजस्थान में है ना ये 112 में से 112 में से 5 डिस्ट्रिक्ट शामिल किए गए। राजस्थान में कितना है, 5 डिस्ट्रिक्ट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के रूप में इंक्लूड किए गए हैं इस प्लान में। राजस्थान के अगर एग्जाम में प्रिपरेशन कर रहे हो तो इनको याद रखना जरूरी है, बाकी जो नेशनल लेवल के एग्जाम के लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं, केवल नंबर इंपॉर्टेंट है। तो धौलपुर हो गया हमारा, करौली, जैसलमेर, सिरोही और बारां, ये 5 जिलों को एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया गया है राजस्थान में, और इनमें यहाँ डेवलपमेंट का काम किया जा रहा है। तो दोस्तों ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट जो प्रोग्राम था, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है, काफ़ी अच्छा काम हुआ है, सब ने मिलके, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, और काम तो फिर स्टेट जो लोकल लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट करती है, तो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो लोकल जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन हो या यूएलबी नगर पालिकाएँ हो, इन सब ने है ना इसमें बहुत अच्छा काम किया है, काफ़ी अच्छा मतलब रिजल्ट रहा है। ओवरऑल ये जो प्रोग्राम है ना दोस्तों, ये सफल माना गया है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। तो इस सफलता को फिर गवर्नमेंट ने सोचा कि और आगे बढ़ाया जाए, केवल डिस्ट्रिक्ट ही क्यों, तो फिर अब नया कंसेप्ट आया एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम। एस्पिरेशनल ब्लॉक आप सब लोग जानते हो, खंड जो डिस्ट्रिक्ट की एक यूनिट होती है, ऐसे एक जिले में कम से कम 8-10 ब्लॉक होते हैं। तो ये एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम आया, तो इसमें ये कहा कि भाई 2023 में इसको लॉन्च किया पीएम मोदी ने, वही नीति आयोग इसका क्या है, नीति आयोग इसको लॉन्च मतलब इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। इसमें अभी कहा कि देश के सबसे बैकवर्ड 500 ब्लॉक को चुनो, क्या करो, देश को सबसे जो गरीब है, सबसे बैकवर्ड है, ऐसे 500 ब्लॉक को का चयन करो और उनको डेवलपमेंट करने का प्रयास करो, तो बस इसमें इससे ज़्यादा हमको जानने की आवश्यकता नहीं। आप देख सकते हैं एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम एबीपी, लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे में भी इसके बारे में डिफाइन किया गया। तो ये लॉन्च इन 8 जनवरी 2023 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इसको लॉन्च किया, जिसका ऑब्जेक्टिव क्या था, एम्ड एट इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस ऑफ ब्लॉक लैकिंग ऑन वेरियस डेवलपमेंट पैरामीटर। ऐसे जो ब्लॉक हैं, ऐसे जो खंड हैं जो डेवलपमेंट पैरामीटर में पिछड़े हुए हैं, उनको क्या करना, उनकी परफॉर्मेंस को सुधार करना, ओवरऑल वही है। ऐसे टोटल 500 ब्लॉक को शामिल किया गया है इसमें। अब देखते हैं, आने वाला टाइम बताएगा कि ये जो प्रोग्राम है वो कैसा रहता है, क्या सफलता मिलती है, ये तो भविष्य बताएगा। ठीक है बात।
तो यहाँ तक हमारा मुद्दा खत्म हो गया, पहला हमारी न्यूज़ थी। सेकंड न्यूज़ की तरफ बढ़ेंगे। देखो, यूएस इकोनॉमिक सॉफ्ट लैंडिंग हिंजेस ऑन फेड्स टॉलरेंस ऑफ इन्फ्लेशन। यूएस इकोनॉमी में कुछ लैंडिंग का बात है, तो वो हम देखेंगे। तो अगर आप लोगों ने अभी लेटेस्ट में भारत ने चंद्रयान लॉन्च किया था, चंद्रयान कौन सा, चंद्रयान 3 लॉन्च किया था। इससे लेटेस्ट में क्या था, चंद्रयान 2 था। कुछ हद तक सफल था, कुछ हद तक फेल था। जो इसका लैंडर था ना, लैंडर बेसिकली उसमें देखो, चंद्रयान जो भी ऐसे जाते हैं ना, उनमें 3 चीज़ें होती है फॉर जो दूसरे ग्रह पर जाते हैं। एक तो ऑर्बिटल होता है, ऑर्बिटल कुछ नहीं होता, एक मशीन टाइप उपकरण मान लो। वो क्या करता है, दूर से उसको चक्कर लगाता है। जैसे चंद्रमा के पास ऑर्बिटल भेजा, तो ऑर्बिटल क्या करेगा, चंद्रमा पर नहीं उतरेगा, वो केवल क्या करेगा, चंद्रमा के बाहर से उसके राउंड काटेगा और वहाँ पर फोटो वगैरह लेके भेजेगा। एक होता है लैंडर क्या करता है, ये चंद्रमा की सतह पर जाएगा, कूदता है। एक ऑर्बिटल में रहता है, ऑर्बिटल से क्या करता है, लैंडर पर कूदता है। लैंडर चंद्रमा पर कूदेगा तो मतलब ये चंद्रमा की सतह पर जाएगा। एक होता है रोवर। जो लैंडर होता है दोस्तों, ये चल नहीं सकता, ये चंद्रमा की सतह पर कूद तो जाएगा लेकिन चल नहीं सकता। तो ये लैंडर के अंदर फिर रोवर होता है, ये रोवर निकलेगा फिर ये चलेगा, ये जो मून की सरफेस है उस पर चलेगा। 3 चीज़ें होती है। तो ये लैंडर जब कूदा तो ये सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया, यही तो था फेल होने का कारण, सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया, हार्ड लैंडिंग कर पाया। ऐसे जैसा हम कहीं जंप करें, हम कहीं से कूदें, एक तो होती सॉफ्ट लैंडिंग। सॉफ्ट लैंडिंग मतलब हम आराम से धीमे धीमे, मतलब ऐसी स्टाइल से कूदे कि नीचे ज़्यादा चोट नहीं लगी। लेकिन हार्ड लैंडिंग क्या होता है, ऐसे कूदे कि हमारा पैर टूट गया। तो ऐसे दोस्तों इकोनॉमी में सॉफ्ट लैंडिंग और हार्ड लैंडिंग का मैटर होता है। इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये न्यूज़ तो आपने पढ़ ली होगी। देखो क्या है ना, आप सबको पता होना चाहिए, कोविड-19 का तो आप सबको पता है। कोविड-19 लॉकडाउन लग गया, सब कुछ हो गया, इकोनॉमी लगभग कोलैप्स हो गई। तो कोविड-19 जब लॉकडाउन लग गया, तब हर देश ने बड़े बड़े पैकेज जारी किया। हमने भी किया था, इंडिया ने भी आत्मनिर्भर भारत पैकेज। तो हमने कम किया था, यूएसए ने क्या किया, लार्ज स्केल पर क्या किया, लार्ज स्केल पर पैकेज जारी किया। जनता के हाथों में पैसा देता है, खर्चा करो। तो जब ये पैकेज जारी होगा दोस्तों, आम आदमी के पॉकेट में पैसा जाएगा। पैकेज से क्या हुआ, एक तरह से क्या हुआ, मनी सप्लाई बढ़ेगी, आम जनता के हाथ में पैसा बढ़ाया। पैसा बढ़ाया तो ये क्या करेंगे, डिमांड करेंगे चीज़ों की। जब मेरे जेब में पैसा जाएगा तो मैं क्या करूँगा, शॉपिंग करूँगा। तो इन्होंने डिमांड करी वस्तुओं की, ठीक है। लेकिन फैक्टरी की लिमिट होती है ना। मैं भी आप सबको एक लिमिट 1-1 करोड़ रुपये दे दूँ कि जाओ शॉपिंग करो, आप शॉपिंग करने जाओगे, लेकिन क्या फैक्ट्री में एकदम से डबल माल प्रोडक्शन हो जाएगा, नहीं होगा। तो सप्लाई तो क्या कॉन्स्टेंट रहती है। तो हुआ क्या, ये जो डिमांड और सप्लाई था ना, इसका मिसमैच हो गया। डिमांड और सप्लाई के मिसमैच होने से क्या होता है, मैंने कई बार पढ़ा रखा है, महंगाई बढ़ती है। भाई डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं, अब सोचो टमाटर खाने वाले ज़्यादा हो गए, सप्लाई नहीं हो रही है भाई आज की डेट में, तो क्या हो रहा है, महंगाई बढ़ रही, महंगाई बढ़ रही है। तो ऐसे है ना, 2020 के बाद में पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ी दोस्तों। वर्तमान अगर मैं कहूँ 2020 के बाद के दौर को, तो ये महंगाई का दौर है। पूरी दुनिया इन्फ्लेशन से परेशान है, केवल इंडिया नहीं है। इंडिया में तो बहुत हद तक शांति है, यहाँ तो काफ़ी हद तक इन्फ्लेशन कंट्रोल है, चाहे आपका दिल माने ना माने, सत्यता यही है, इकोनॉमी यही कहती है। तो इन्फ्लेशन इंडिया में तो काफ़ी कंट्रोल है, लेकिन पूरी दुनिया इन्फ्लेशन से परेशान है। अमेरिका में 40 साल की सबसे ज़्यादा महंगाई थी, 14 ईयर की, पिछले 40 साल में सबसे ज़्यादा महंगाई अभी थी। यूरोप में भी पिछले 40-50 साल की सबसे ज़्यादा महंगाई थी। तो ये देशों में लगभग 9% के आसपास इन्फ्लेशन थी, और यूरोप में, ब्रिटेन में तो 10% से भी अबोव चल गई थी। जहाँ अमेरिका में 102% महंगाई रहती है, उस अमेरिका में 9% महंगाई चल गई थी। तो अब महंगाई से परेशान, तो महंगाई को कंट्रोल करने के लिए क्या तरीका होता है, ये मैंने आपको मॉनेटरी पॉलिसी में पढ़ा रखा है। जब भी महंगाई बढ़ती है तो उसका एक ही चीज़ होता है कि डिमांड बढ़ रही है, मतलब आम आदमी चीज़ों की मांग ज़्यादा कर रहा है। तो मांग ज़्यादा कर रहा है, सब करो। जैसे कि मोटरसाइकिल की मांग, डिमांड बहुत है मार्केट में, तो मोटरसाइकिल महंगी कर दी है कंपनी। तो अब डिमांड कम करने के लिए क्या करो, पैसे कम करने पड़ेंगे उसको, तो मनी सप्लाई को कम करना पड़ेगा, ठीक है। मनी सप्लाई कम करने के लिए दोस्तों, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या दुनिया के सेंट्रल बैंक की रणनीति अपनाते हैं, वो है कि लोन महंगे कर देते हैं। सेंट्रल बैंक क्या करेंगे, लोन महंगे कर देंगे। तो लोन जो महंगे करते हैं उसको बेसिकली पॉलिसी रेट कहते हैं, जैसे इंडिया में रेपो रेट होती है। अब आप लोग को थोड़ी दिक्कत तो आती होगी, लेकिन अगर जिसने ये चीज़ पढ़ रखी है तो वो इजीली अंडरस्टैंड कर जाएगा। अब हर चीज़ यहाँ डिटेल में नहीं डिस्कस की जा सकती। तो ओवरऑल दुनिया के जितने भी सेंट्रल बैंक है ना, उन्होंने अपने अपनी पॉलिसी रेट इंक्रीज करी, इससे क्या हुआ, लोन महंगे हो गए, ठीक है। लोन महंगे हो गए, लोन महंगे हो गए तो कम लोग लोन लेंगे, और ऐसा माना जाएगा कि महंगाई कंट्रोल में हो जाएगी मोटा मोटी, ठीक है। तो हम और डिटेल में देखते हैं। इन्फ्लेशन से पूरी दुनिया परेशान थी, ठीक है। इसके लिए जो यूएसए का फेडरल रिजर्व है, जो वहाँ का सेंट्रल बैंक है, जैसे इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसमें वहाँ फेडरल रिजर्व कहते हैं उसको, फेडरल रिजर्व, या इसको देसी भाषा में फेड भी कह देते हैं शॉर्ट में, ऐसी कोई खास बात नहीं है। तो ये फेडरल रिजर्व क्या करेगा, रेपो रेट बढ़ाएगा।
यहाँ पर इसको रेपो रेट कहते हैं इंडिया में, वहाँ उसको पॉलिसी रेट कहते हैं। बेसिकली पॉलिसी रेट बढ़ाई, मतलब पॉलिसी रेट बढ़ाई तो क्या होगा, इससे जो इंटरेस्ट रेट है ना वो महंगाई या कहते हैं ब्याज दरें बहुत बढ़ जाएगी। अगर आप लोगों में से अभी कोई लोन लेने गया हो ना लेटेस्ट में 2-3 महीने के बीते बीते, तो आपको पता चल जाएगा कि पूरे इंडिया में भी ब्याज दरें बढ़ी, क्योंकि यहाँ भी महंगाई को कंट्रोल करने के लिए रेपो रेट बढ़ाई गई है, जिससे पूरी इकोनॉमी में क्या हुआ, ब्याज दरें बढ़ी है, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाई। अब दोस्तों जो ये सॉफ्ट लैंडिंग और हार्ड लैंडिंग का कंसेप्ट कहता है बेसिकली कि आप महंगाई को कंट्रोल करने के लिए रेपो रेट या पॉलिसी रेट बढ़ा रहे हो, ठीक है। इससे क्या होगा, लोन कॉस्टली होंगे, लोन कॉस्टली होंगे, डिमांड कम होगी, डिमांड कम होगी तो क्या होगा, महंगाई कंट्रोल हो जाएगी। लेकिन इसके साइड परिणाम देखो, अगर सपोज करो डिमांड कम हो जाएगी तो क्या कोई कंपनी प्रोडक्शन बढ़ाएगी, क्या नहीं बढ़ाएगी, तो कंपनी क्या करेगी, प्रोडक्शन नहीं बढ़ाएगी और उल्टा कम करेगी। जब प्रोडक्शन नहीं होगा तो जीडीपी बढ़ेगी घटेगी, तो जीडीपी में क्या होगा, स्लो डाउन आएगा दोस्तों, स्लो डाउन आएगा, या कई बार इसको मंदी भी कहते हैं, मंदी भी आ सकती है। अगर ये ऐसी स्थिति हो जाएगी तो रोजगार घटेगा बढ़ेगा, तो रोजगार घटेगा तो बेरोजगारी बढ़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, ठीक है। जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ती है, रेपो रेट वगैरह बढ़ती है, तो क्या होता है, उससे डिमांड तो कम होती है, लेकिन डिमांड कम होने से क्या होता है, प्रोडक्शन भी कंपनी कम करेगी, जिससे जीडीपी स्लो डाउन हो सकता है। साथ में लोन केवल कंज्यूमर थोड़ी लेता है, बिजनेसमैन भी लोन लेते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन लोन लेके क्या करते हैं, व्यापार करते हैं। जब ब्याज दरें बढ़ जाएगी तो बिजनेसमैन भी क्या करेंगे, लोन लेके कम लेंगे, लोन लेके कम लेंगे तो इन्वेस्टमेंट कम करेंगे, नया प्लांट नहीं लगाएंगे कि अभी तो ब्याज दरें बहुत ज़्यादा हो रही है, इंटरेस्ट रेट जब इंटरेस्ट रेट कम होगी तब मैं प्लांट लगाऊंगा, नया लगाएंगे, नया इन्वेस्टमेंट, तो फिर क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। तो ये किसी भी देश में पॉलिसी रेट या रेपो रेट बढ़ाने का इतना बड़ा दुष्परिणाम हो सकता है। तो जो ये कंसेप्ट कहता है ना हार्ड लैंडिंग सॉफ्ट लैंडिंग का, ये यही कहता है दोस्तों, हार्ड लैंडिंग कहता है कि अगर जब पॉलिसी रेट बढ़ाओ, रेपो रेट बढ़ाओ महंगाई को कंट्रोल करने के लिए, या इंटरेस्ट रेट बढ़ेगी, तो इस तरीके से बढ़ाओ, इस सिस्टम से बढ़ाओ, ऐसा उसको मतलब स्टडी करके, जब जब ज़्यादा हो ज़्यादा तब कम, तो उससे क्या हो, इकोनॉमी पे इम्पैक्ट कम से कम हो, इकोनॉमी पर इम्पैक्ट ज़्यादा हो तो उसको तो हार्ड लैंडिंग कहते हैं। इकोनॉमी में इम्पैक्ट ज़्यादा हो, सब कैसा ज़्यादा हो, जीडीपी स्लो डाउन हो जाए, मंदी आ जाए, जिंदगी स्लो डाउन हो जाए, मंदी आ जाए, या बेरोजगारी बहुत बढ़ जाए, बेरोजगारी बहुत बढ़ जाए, तो ऐसी स्थिति को कहते हैं दोस्तों हार्ड लैंडिंग हुई है इकोनॉमी की। मतलब इंटरेस्ट रेट बढ़ने से जब जीडीपी बहुत ज़्यादा स्लो डाउन हो जाए, बहुत ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ जाए, तो ऐसी स्थिति को हार्ड लैंडिंग कहते हैं। ये अच्छी स्थिति नहीं मानी जाती, बेरोजगारी बढ़ेगी तो देश में और कई सारी समस्याएं बढ़ेगी। तो इसकी बजाय क्या होना चाहिए, सॉफ्ट लैंडिंग होना चाहिए, सॉफ्ट लैंडिंग होना चाहिए, ठीक है। रेपो रेट तो बढ़ रही है, लेकिन जीडीपी में स्लो डाउन बहुत कम आया, जीडीपी में स्लो डाउन बहुत कम आया, जितना मतलब मंदी के लेवल तक नहीं आया, थोड़ा बहुत झटका लगा है, थोड़ा बहुत कम हुआ है, और बेरोजगारी पे भी कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा, अनएम्प्लॉयमेंट पे भी कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा, थोड़ी बहुत बढ़ी है, बढ़ी तो, लेकिन ज़्यादा नहीं बढ़ी, तो ऐसी स्थिति अच्छी मानी जाती है। तो ये न्यूज़ कहती है कि जो यूएस इकोनॉमी है वहाँ पर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा थी, उसको कंट्रोल करने के लिए पॉलिसी रेट बढ़ाई जा रही है। अब क्या होगा, अब हार्ड लैंडिंग होगी, सॉफ्ट लैंडिंग होगी, ये देखने वाली बात होगी। तो दोस्तों जो आज के हमारे 2 इशू थे यहीं समाप्त होते हैं। दोस्तों ये याद रखना, हार्ड लैंडिंग सॉफ्ट लैंडिंग, इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हार्ड लैंडिंग का क्या मतलब है, तो हार्ड लैंडिंग का सिंपल सा मतलब है, जब रेपो रेट वगैरह बढ़ाया जाए तो इकोनॉमी बहुत ज़्यादा इंपैक्ट डले, बहुत ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ जाए, मंदी आ जाए, तो ऐसी स्थिति को हार्ड लैंडिंग कहते हैं। ये नहीं हो तो उसको सॉफ्ट लैंडिंग कहते हैं, सॉफ्ट लैंडिंग अच्छी मानी जाती है। तो दोस्तों आज के जो हमारे 2 टॉपिक थे वो यही समाप्त होते हैं, जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।